जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो ये रहा हम लोग को स्क्रीन पर 12 अक्टूबर के कराए गए करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। आई होप आशा करते हैं आज वीडियो क्वालिटी क्लियर होगा। और साथ में हम लोग राज्य का बिहार दर्शन भी देखने वाले हैं और इसका आज जो है वो लास्ट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाके समूह का संबंध किससे है? तो ये जापान के रहने वाली है। हिंडाके समूह क्या होता है? तो हिंडाके समूह जो है आपको शांति नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए इन्हें निहोन हिंडाके को मिला है। अब ये हिंडाके क्या होता है? तो इसी को हिबाकुशा समूह भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा यह जापान का रहने वाले है और यह एक समूह का नाम है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम है। इसका उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियार को मुक्त बनाना है, क्योंकि अमेरिका ने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से गिराया था। उस समय जो भी लोग बच गए थे और जो भी समूह बच गए थे उन समूहों को निहोन हिंडाके या हिबाकुशा समूह कहते हैं। और इन लोगों को यह उद्देश्य था, इन लोगों को मानना है कि देश जो है वो परमाणु मुक्त हो सके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ से इनके शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का पहला पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे कब मिला था? तो 1901 में। किसे मिला था? तो हेनरी ड्यूनेट को मिला था। आगे है कि हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनेट ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। रेड क्रॉस बुक में क्या लिखा जाता है? तो जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु हैं उसको लिखा जाता है। आगे है कि हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। चलिए हम लोग फटाफट ललन टॉप देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का ललन टॉप है कि हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मछली का भी त्वचा जो होता है चोइटा जिसको बोलते हैं वो काइटिन की बनी होती है, जबकि पेड़ पौधा में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी तरीके से विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया? तो इसे अनुच्छेद 71 के तहत इसमें जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय राष्ट्रपति पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन चुकी है? तो ये अल्जीरिया, मॉरिटोनिया, मलावी, ये तीनों के तीन देश जो हैं आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं डिटेल्स में। द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा करने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं और राष्ट्रपति भी प्रथम बन चुके हैं। अल्जीरिया, मॉरिटोनिया और मलावी। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जीरियस है। मॉरिटोनिया जिसकी राजधानी नुकछुट है और मलावी जिसकी राजधानी लिलोंग्वे है। ठीक है, लिलोंग्वे। चलिए अगला देख लेते हैं कि G20 2023 का समिट कहाँ किया गया था? G20 2023 यानी कि जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें टोटल कितने देश शामिल है? तो 20 है। इसका मेजबान यानी कि होस्ट जो था इस बार 2023 का भारत ने किया है। इस बार का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इस बार दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसके लिए भारत मंडप का भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है G20 21वां सदस्य। G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीका यूनियन बना है, क्योंकि इस बार का जो 2023 वाला जो समिट होस्ट था वो भारत था और भारत के द्वारा ही अफ्रीका यूनियन को मिलाया गया है। आगे है कि अफ्रीका यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा में है। अदीस अबाबा जो है आपको इथियोपिया की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि G20 2024 का मेजबान ब्राज़ील होगा। 2024 का जो मेजबान होगा यानी G20 2024 का जो बैठक होगा आपको ब्राज़ील के अंदर होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है यानी भूमध्य रेखा, वो आपको एक ही महाद्वीप है, वो है अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो ये एशिया महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, जबकि दूसरा स्थान अफ्रीका महाद्वीप का आता है और अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है। ठीक है, चलिए अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना था। तो ये मध्य प्रदेश बना था और ये द्वीप के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये मरणोपरांत सिर्फ 2024 में एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है बिंदेश्वर पाठक जी। लेकिन ऐसे टोटल पूछेगा कि 2024 में पद्म विभूषण 2024 में कितने लोगों को मिला है। तो टोटल 5 लोगों को मिला है। जैसे देख लेते हैं कि पहला बिंदेश्वर पाठक जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो ये याद रखिएगा एक ही को व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा है मेगा स्टार चिरंजीवी, तीसरा है पद्मा जी भरतनाट्यम और चौथा है वैजयंती माला और पांचवा है आप लोग को वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये 5 व्यक्ति को दिया गया 2024 में पद्म विभूषण। अगला देख लेते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से समाप्त भी अब ये हो चुका है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि किस देश की मुद्रा न्यू शेकल है। तो ये इजराइल की मुद्रा जो है न्यू शेकल है। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि इजराइल की राजधानी क्या है और इसका क्षेत्रफल कितना है। आगे है कि वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष स्थान कौन सा रहा। तो ये बरमूडा रहा है। ग्लोबल GNI जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में, जिसको हिंदी में सकल राष्ट्रीय आय बोला जाता है, इस रैंकिंग में बरमूडा जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर आता है। USA 8वां स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग कर दीजिएगा, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाएगा। अगला है कि बरमूडा की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वो $12,510 है, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप के माध्यम से समझते हैं मैप से कि ये अटलांटिक महासागर कुछ यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पर जो है आपको बरमूडा शो होगा। ठीक है, मैप में, जिसकी राजधानी हैमिल्टन है और इस पर इंग्लैंड का अधिकार है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। बरमूडा पर किसका अधिकार है। तो इंग्लैंड का है। और इसके बरमूडा के जस्ट बगल में यहाँ पर आप लोग को सार्गेसो सागर दिख जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं ललन टॉप देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो ये 93वां स्थान रहा। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान पूरे विश्व में कहाँ है। तो 93 है। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां रहा है। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में 108वां स्थान रहा है। जेंडर गैप इंडेक्स में 129वां स्थान रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां स्थान रहा है। और फायर पावर इंडेक्स में 4th स्थान पर है। इससे पहले अमेरिका नंबर 1, नंबर 2 में रूस है, नंबर 3 में चीन, चौथा अपना देश भारत है। अगला देख लेते हैं कि एशियन पावर इंडेक्स में 3rd स्थान भारत का आता है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वें नंबर पर आते हैं। इन्वायरमेंट पावर इंडेक्स में 176वें स्थान पर आते हैं। और SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 109वें स्थान पर हमारा भारत आता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में भारत के UPI भुगतान स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो ये यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है भारत का UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला। अगला देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। चावल गेहूं चना मटर में कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है। तो देखिए चावल इसमें से रबी फसल नहीं, क्योंकि चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल जौ सरसों राई ये सब आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी चना गेहूं मटर ये सब आपको रबी फसल में आता है। यहाँ बारिश को मावट यानी कि सुनहरी बूंद कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाला राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। तो ये पहला नंबर की ये टेनिस से संबंधित है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्ले कोर्ट को फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक बार जीतने वाले व्यक्ति कौन है। राफेल नडाल ही हैं। इनका अंतिम टूर्नामेंट जो होगा संन्यास की घोषणा ऐसे कर चुके हैं, लेकिन इनका जो लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है वो डेविस कप 2024 में होने वाला है। कब होने वाला है। डेविस कप 2024 में। उसके बाद इन्होंने पूरे संन्यास लेंगे। आगे है कि टोटल ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। तो टोटल ग्रैंड स्लैम आपको
4 होते हैं, जिसमें से पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है जिसकी शुरुआत 1905 में किया गया था, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दूसरा है फ्रेंच ओपन, 1891 में शुरुआत होती है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट कहने का मतलब है कि काली मिट्टी पर इसे खेला जाता है, जिसे रोलेड गैरोस भी कहा जाता है। सबसे पुराना सबसे प्राचीन विंबलडन ओपन है और ग्रैंड स्लैम है जो 1877 में इसकी शुरुआत होती है और ये घास के मैदान पर खेला जाता है। तो घास के मैदान पर एकमात्र खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम जो है आपको कौन सा है, विंबलडन ओपन है। आपके आगे आता है कि यूएस ओपन यानी कि अमेरिकन ओपन जो 1881 में शुरुआत किया गया था और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो ये नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। टोटल कुल 24 जीते हैं और राफेल नडाल जो है टोटल आपको 22 जीत चुके हैं। ठीक है, अगला है ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नवाब सलेम को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है और यह द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है। तो हेनरी को सौंपी है और हंगरी को, और हंगरी किसकी राजधानी है, तो बुडापेस्ट की। आगे है कि यहाँ पर मेल और फीमेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है। तो हमारे भारतीय टीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो एंटा एसिड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Mg/OH के होल ट्वाइस, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में दुनिया की 8,000 मीटर ऊंची और सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए। तो नीमा रिंजी बन गए हैं। नीमा रिंजी जो है आपको एक पुरुष पर्वतारोही है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली टोटल 14 जो है आपको चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम यानी 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये सफलता हासिल की है। माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले कामेरिता शेरपा हैं और माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एडमंड हिलेरी हैं जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और एक है तेंजिंग नॉर्वे जो 1953 में इन्होंने फतह किए थे। अगला देख लेते हैं कि 3 चोटियां, टॉप में 3 चोटी कौन कौन से हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है भी, और माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं जिसकी ऊंचाई 86 से 11 मीटर ही आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट में है आपको और यह है माउंट केटू जो है जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। माउंट कंचनजंगा ये तीसरा टॉप 3 में आते हैं ये चोटियाँ। आगे आते ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलमा जातारा कहाँ प्रारंभ किया गया है। ये देखिए यहाँ पर कौन सा महोत्सव है, तो समक्का, सरलम्मा, जातारा और बोनालू और बथुकम्मा, ये सब आपको तेलंगाना में मनाई जाती हैं ये सब फेस्टिवल। अगला देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है। तो ये है इंट्यूटिव कंपनी। इसका लैंडर का नाम क्या था, तो ओडियंस था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला कहता है कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे। तो ये तुल्लू वंश से संबंधित थे, ये आप लोग याद रखिएगा, तुल्लू वंश के थे। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बीजिंग ओलंपिक में जीते थे 2008 के अंदर। अगला देख लेते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 को मनाया जाता है। तो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी यानी कि जो देश विदेश के पक्षी होते हैं वो अपने भोजन के तलाश में नागालैंड में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह हर साल आपको वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दिन कौन कौन सा है, तो 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर साल 2 बार। इस बार का थीम है पक्षियों के लिए कीड़ा, क्योंकि इन्होंने अपना भोजन यानी कि कीड़े फतिंगे के तलाश में आते हैं। प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन 14 कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो है आपको गर्ल्स डे मनाया जाए तो ये आपको 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल वुमेन डे आपको 8 मार्च को और नेशनल वुमेन डे आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट ललन टॉप की दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा, तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये केरल के अंदर लॉन्च हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख किया गया, तो कार्यपालिका न्यायपालिका के शक्तियों के बंटवारा के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था, तो ये भारत ने किया था और यह दिल्ली में आयोजन किया गया था 1951। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 9वां एशियन गेम भी भारत ने ही इसका होस्ट किया था। 1982 में इसका आयोजन किया गया था और शुभंकर उस पर अप्पू यानी हाथी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर राज्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे चुका है, तो ये बिहार का कैमूर जिला है और यहाँ पर कैमूर जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। इससे पहले पहला जो था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था जो पश्चिम चंपारण में था, और दूसरा आपको कैमूर टाइगर रिजर्व है जो कैमूर जिला में ही है। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे चुकी है। अगला देख लेते हैं कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान में बना है। 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो रानीपुर उत्तर प्रदेश में बना है, और 54वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती जो है आपको मध्य प्रदेश में बना है। तो ये 3 नए थे और चौथा जो है आपको ये बिहार के कैमूर में बना है। ठीक है। अगला है झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर किए हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। इसके डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर हैं यानी कि निर्देशक। नेक्स्ट है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के हैं, तो ये भरतनाट्यम है, और इन्हें आपको अभी बताएं कि 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनमें से पद्मा सुब्रमण्यम जी भी हैं। और मरने प्रांत किसे दिया गया, तो बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया, आप लोग याद रखेगा। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द का किस फसल से संबंधित है, इसे चावल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किसे है, कार्डियोलॉजी से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर वेणुगोपाल जी का निधन हो चुका है। इन्होंने भारत में प्रथम बार हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे 1994 के तहत, और हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब होता है हृदय प्रत्यारोपण किए थे। इनका जन्म जो हुआ राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में किसका मुख्यालय, तो तंबाकू का मुख्यालय, ये भी आप लोग याद रखेगा। विश्व हृदय दिवस आपको 29 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। EEG आप लोग सुने होंगे, ECG का जान, तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसको कहते हैं हृदय जांच के लिए इसको टेस्ट किया जाता है यानी जांच होता है। आगे है EEG जिसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, जिसको मस्तिष्क के टेस्ट जांच के लिए किया जाता है। तो EEG मस्तिष्क जांच होता है और ECG आपको हृदय जांच के लिए। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 134वां स्थान पर मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब यानी कि महिला का IPL का खिताब किसने जीता है, RCB जी ने जीता है, रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर ने, जिसके कप्तान स्मृति मंधाना थे। लेकिन पुरुष वाला का पता नहीं है कि उनका लक क्या चल रहा है आजकल। विराट कोहली जी का। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ स्थापित किया गया था, डिगबोई असम में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बिहार में भी है, एक बरौनी में। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो डायप्टर है। इसका सूत्र होता है P = 1/F। P से हम लोग क्षमता को दर्शाते हैं, F से फोकस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो फोकस जब भी आपको मीटर में रहेगा तो इसका क्षमता जो होगा यानी कि पावर जो होगा डायप्टर में हमेशा रहेगा, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ किया है, तो ये ओडिशा ने प्रारंभ किया गया है, यहाँ पर सुभद्रा योजना नाम से। किसने, सुभद्रा योजना भी इन्होंने ही शुरुआत किया है। ग्रामोदय योजना इसका शुरुआत ओडिशा में किया गया है। शुरुआत करने वाले वहाँ के वर्तमान CM मोहन चरण मांझी हैं, और इनका उद्देश्य क्या था, तो सरकार की जितनी भी सारी योजना निकाली जाती हैं इन माओवादी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो इन सरकार की जितनी भी सारी योजना निकाली जाती हैं जिससे लाभ उन लोगों को हो सके। ठीक है, तो वहां तक इसका उद्देश्य है पहुंचाना। अगला है कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो ये सैम पित्रोदा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे सौंपी है, तो फिलीपींस को। फिलीपींस की राजधानी कमेंट्स में आप लोग को छापना है मेरे दोस्त। अगला है कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है, तो ये मलेशिया की
मुद्रा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि मलेशिया ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये हवाई द्वीप पर है और ये यूएसए में है, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो नोएल टाटा जी को। रतन टाटा जी का जो सौतेले भाई है नोएल टाटा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नए चेयरमैन इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण का मिला था, तो 2008 में इन्हें सम्मानित किया चुका है पद्म भूषण से। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाली पहली महिला है? ये एतानी गोना माटी है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या कहाँ वृद्धि देखने को मिली है? तो नागालैंड, यानी कि 2011 में सभी, यानी कि 2011 हो या लॉकडाउन हो, इसमें सभी जगह जनसंख्या जो है आपको बढ़ी गई है, जबकि यहाँ पर इसके उल्टा हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम गया है नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कमेंट्स में बताना। आइए हम लोग राज्य दर्शन बिहार को देख लेते हैं इसमें फटाफट। तो पहला है कि बिहार का जीआई टैग किस किस को मिला? तो जरदालू आम को मिला जो भागलपुर से संबंधित है, और सिल्क साड़ी भी भागलपुर से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मान्यता कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष होता है। किसका मान्यता होता है? ताकि इसका पूरे विश्व में इसका प्रचलित हो जाता है, यानी फेमस हो जाता है। शाही लीची और मधुबनी पेंटिंग, ये भी बिहार का है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की प्रमुख नदी, जैसे गंगा नदी का जो कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो सपोर्टर है, यानी कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो मिलती है, गंडक है, कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, ये सब क्या है? तो सहायक नदियां हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फाल्गु नदी का अन्य नाम क्या है? निरंजना नदी। निरंजना नदी पर ही भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। गया शहर में है, यानी कि गया में है। बागमती नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी का उपनाम नारायणी नदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है? सासाराम में है, धुआं कुंड, मंझार कुंड भी आपको सासाराम में है। कांवड़ झील या कांवड़ तार झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में है, जो 2020 में रामसर साइट में इन्हें शामिल किया गया था। 2024 में बिहार के 2 रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है, जिसे है नागी और नकटी कहते हैं। तो ये 2 हैं जिसे रामसर साइट में अभी हाल फिलहाल 2024 में शामिल किया जा चुका है। आइए हम लोग बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स लेते हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला कहता है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ लिया है? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री थे, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये बिहार हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार के राजधानी पटना में। नेक्स्ट है कि बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो ये अपना बिहार में रोके गए हैं, ठीक है। अगला कहता है कि हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट जिसे कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष कहाँ समारोह किए गए? तो ये बिहार में स्थापित समारोह मनाए गए हैं। अगला है कि हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो ये बिहार को बंद किया है, ठीक है, बिहार में। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से थे? तो ये बिहार राज्य से थे संबंधित, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये बिहार का है, 2024 में इसे शामिल किया गया है। आगे कि हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिनेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो बिहार में, और सिल्वेस्ट्रे को गुडमार भी कहते हैं। अगला कहता है कि हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ से जब्त किया गया? तो बिहार राज्य से जब्त किया गया है, और काफ़ी महंगा भी होता है। आगे है कि हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वनोरोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पर्वतों या पहाड़ों पर पेड़ों को लगाने के लिए योजना अरण्य जो है आपको बिहार में शुरू की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि हाल ही में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने कहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बिहार में सम्मिलित आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राजगीर के अंतर्गत, और यह बिहार में है, ठीक है, गया में। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना बिहार में उद्घाटन किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये था आप लोग को 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।